जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो कैसे वह पौधा एक पेड़ में बदल जाता है या हम एक छोटे से बच्चे से वयस्क में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतुओं को देखते हैं तो ये सब किससे बने हुए हैं, ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल जब एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के मन में आए तो उन्होंने वर्ष 1665 में अपने द्वारा बनाए हुए यंत्र सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, जिसको हम बहुत छोटी चीज़ें जो कि सामान्यतः हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के द्वारा पेड़ के तने की छाल को देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें एक ही आकार के बहुत सारे छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत हो रहे थे। तो उन्होंने इन छोटे छोटे कमरे जैसी दिखने वाली आकृति को नाम दिया कोशिका यानी कि सेल। सेल यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इस तरह जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं वह भी इन्हीं सेल या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इस पाठ में हम कोशिका, सेल, कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनेल्स और उनके कार्य यानी कि फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक मकान कमरों से मिलकर बना होता है, कमरे दीवारों से और दीवारें छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और ऐसे अनेक अंगतंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे एक मकान की मूलभूत इकाई ईंट है, उसी तरह हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है कोशिका। तो जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशीय जीव अमीबा से लेकर बहुकोशीय के जीव ब्लू व्हेल तक सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सभी जीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान नहीं होती है। कुछ जीव सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। इन्हें एक कोशीय जीव या यूनिसेल्युलर एनिमल्स कहते हैं। इसके अलावा बहुत से जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। हमारा शरीर भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम बहुकोशीय जीव या मल्टी सेल्युलर एनिमल्स कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशीय जीव यूनिसेल्युलर एनिमल्स और बहुकोशीय जीव मल्टी सेल्युलर एनिमल्स। क्या सभी कोशिकाओं की आकृति व आकार समान होता है? नहीं। कोशिकाओं की आकृति व आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार निश्चित रहता है और ये आकार कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, जैसे मनुष्य में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका, जो कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है।
लाल रक्त कोशिकाएं जो गोल होती हैं, आकार में चपटी होती हैं। इस तरीके से हर कोशिका का आकार व आकृति समान नहीं होती है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। एक जीवित कोशिका कैसे कार्य करती है? बहुकोशीय जीवों में कार्य का विभाजन होता है, जैसे मनुष्यों में। इसका मतलब है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे शरीर में हृदय ब्लड को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। प्रत्येक कोशिका को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कोशिका के अंदर भी अंग पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, जैसे नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन्हीं कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्यों को करती है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कार्य क्या है अथवा वह किस जीव में पाई जाती हैं। कोशिकाओं में 3 मुख्य रचनाएं पाई जाती हैं। ये इस प्रकार हैं: प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और कोशिका द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि यह पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से कैसे अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण कोशिका में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। यह विसरण की प्रक्रिया कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कोशीय अपशिष्ट जब कोशिका में अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कोशिका के बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के अंदर की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इसी प्रकार कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो बाहर से ऑक्सीजन कोशिका में अंदर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से अंदर चली जाती है और इस प्रकार कोशिका तथा बाहरी पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। परासरण दूसरी प्रक्रिया है परासरण। परासरण में जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जिस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक उसी नियम का पालन परासरण में भी होता है। परासरण में जल के अणुओं की गति भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं।
अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, अर्थात किशमिश के अंदर जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। किशमिश को जल में रखने पर जल के अणु किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है। ऐसा किशमिश तथा जल में जल की सांद्रता के अंतर के कारण होता है। ऐसा परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण होता है। किशमिश के संदर्भ में किशमिश की बाहरी परत अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक एटम जैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशीय जीव जैसे अमीबा को अपनी बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। अमीबा या अन्य एक कोशीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की इस विधि को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसी लचीलेपन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। कुछ निम्न श्रेणी के एक कोशीय पौधे वनस्पति में जनन कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति या आकार प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करता है। हम कोशिका केंद्रक, उसकी संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। यह आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली से चारों तरफ फैली हुई संरचना है, जिसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करता है। यह एक यूकार्योटिक सेल का कमांड सेंटर है और आमतौर पर यह एक कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल्स का सबसे प्रमुख संगठन है। केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप। केंद्रिका, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियलस कहते हैं। क्रोमेटिन धागे यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड्स। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है एवं केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला होती है। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली या तो अविकसित होती है या होती ही नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली की तरह केंद्रक झिल्ली भी वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव्य, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप कहते हैं, केंद्रक में मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या न्यूक्लियर सेप कहते हैं।
यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। ये किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती हैं। केंद्रिकाएं प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं तथा कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती हैं। क्रोमेटिन धागे और क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सदृश रचना बना लेते हैं जिसे क्रोमेटिन जलिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। परंतु यह वास्तविक जाल नहीं होता क्योंकि प्रत्येक क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षणों के समान दिखते हैं। जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है तो क्रोमोसोम धागे के समान रचनाओं के जाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए अणु के रूप में आनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। यह सूचनाएं जीन्स डीएनए के माध्यम से माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रक की अहम भूमिका होती है। रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये हैं प्रोकार्योटिक कोशिकाएं तथा यूकार्योटिक कोशिकाएं। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं या प्रोकार्योटिक सेल, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं या प्रिमिटिव सेल्स भी कहलाती हैं। यह सरल रचना वाली कोशिका होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इनका आकार प्रायः 1 म्यू से 10 म्यू के बीच होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होती है। यूकार्योटिक सेल्स या यूकार्योटिक कोशिकाएं। यूकार्योटिक कोशिका वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकार्योटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल और जिसको हम इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गीज को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं। ये रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसका आकार बड़ा होता है और इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या 1 से अधिक होती है। प्रोकार्योटिक तथा यूकार्योटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकार्योटिक जिन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उन्हें प्रोकार्योट कहते हैं। बैक्टीरिया जो कि एक कोशीय जीव होते हैं प्रोकार्योट होते हैं। प्रोकार्योटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं।
यानी कि इन कोशिकाओं में जो अंगक पाए जाते हैं उनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। यूकार्योट, जिन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है यानी कि केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, उन्हें यूकार्योट कहते हैं। पादप और जंतु की कोशिकाएं यूकार्योटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकार्योटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज कैसे हुई, एक कोशीय जीव एवं बहुकोशीय जीव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, केंद्रक या न्यूक्लियस, उनकी संरचना एवं उनके कार्य। प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक कोशिकाएं, जो कि हम कोशिका को संख्या के आधार पर उन्हें विभाजित करते हैं। तो आइए अब हम इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किन दो घटकों से मिलकर बनी होती हैं? Plasma membrane is made up of which two type of components? एक कोशीय जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। Give an examples of unicellular organisms. प्रश्न 3, इंडोसाइटोसिस क्या है? What is इंडोसाइटोसिस? प्रश्न 4, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? What is the outermost layer found in the plant cell? क्वेश्चन 5, What is माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी क्या है? धन्यवाद। बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इस पाठ के दूसरे भाग के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।